यस हेलो यार लोग, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस फिफ्थ सेशन में ऑफ योर चैप्टर नंबर 2। पिछले पिछले सेशन में अपन ने जान के लिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, कंपनी के कुछ फीचर्स के बारे में, कंपनी के कुछ लोगों के बारे में अपन ने मुलाकात की थी। और आज अपन कंपनी के इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले देखो, कंपनी जो बनती है हमेशा हमेशा इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, कंपनी भी कहते हैं। कंपनी जो फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आप एक कंपनी को बनाते हो। बहुत बढ़िया। नाउ 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 यहाँ पे तो कुछ बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन वाली बात है, उनको डायरेक्टली छोड़ते हुए आप आ सकते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी पे। कंपनी के फीचर्स क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नंबर वन फीचर इज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल पर्सन मतलब जिसके हाथ नाक मुंह कान होते हैं, लेकिन कंपनी का ये सब कुछ नहीं होता है। कंपनी को वो भी नहीं होता है जो आप सोच रहे हो। सर वो मतलब क्या, आंखें बाल वो सारी चीजें कंपनी को नहीं होती है। बेशरम कहेगी क्या सोच रहे थे क्या पता। आ जा। तो ऐसे केस में कंपनी को ये सारी चीजें नहीं होती है, इसीलिए वो नेचुरल पर्सन की तरह एक्ट नहीं कर सकती। तो उसके बिहाफ पे एक्ट करने के लिए, कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में उतरने के लिए, एसेट्स खरीदने के लिए डायरेक्टर्स आते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे एक्ट करते हैं। यानी एक्ट एंड कंपनी खुद एक्ट नहीं कर सकती, उसको चलाने वाला तो नेचुरल पर्सन ही है, लेकिन कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। देन सेपरेट लीगल एंटिटी, अपन ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछले ही सेशन में। कंपनी अलग है, डायरेक्टर्स मैनेजमेंट अलग है, और शेयर होल्डर्स क्या है, अलग है। ये सारे के सारे लोग सेपरेट लीगल एंटिटी है। इन सभी लोगों के बीच में डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। फॉर्मेशन, कंपनी को बनाना इतना आसान काम नहीं होता। कंपनी को बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन लेके जाना पड़ता है। किसके पास लेके जाना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास। किसके पास लेके जाना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास लेके जाना पड़ता है। ये टाइम कंज्यूम है, इतना आसान नहीं होता कंपनी को बनाना। भाई जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप जब मन में आई तब बना दी, वैसे कंपनी के साथ नहीं हो सकता। क्योंकि कंपनी बनने के बाद सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपके पास बहुत सारे फीचर्स है, आपके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स जुड़ने वाले हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट अच्छे से स्क्रूटिनी करना चाहता है, फिर ही एक कंपनी बनाने की इजाजत देना चाहता है। इसलिए बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स और कंप्लायंस यानी लॉ का बहुत ज्यादा कंप्लायंस करना पड़ता है, तभी तुम कंपनी को बना सकते हो। कंपनी का सक्सेशन कैसा है, परपेचुअल सक्सेशन है। सिंस कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग है, शेयर होल्डर्स मर जाए या शेयर होल्डर्स अपना शेयर ट्रांसफर कर दे, या डायरेक्टर्स मर जाए, डायरेक्टर्स बदल जाए, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी का जीवन चलता रहेगा जब तक कंपनी का अंत नहीं हो जाता। और अंत करने के लिए जन्म जिसने दिया है उसी के पास अंत भी कर सकते हो। गवर्नमेंट ने लॉ के द्वारा जन्म दिया है, तो लॉ के द्वारा गवर्नमेंट ही है जो आपकी जान ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। मरने वाले इंसिडेंट को या मारने वाले इंसिडेंट को, जैसे कंपनी के जन्म को हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, वैसे कंपनी की जब डेथ हो रही होती है तो उसको हम वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, डिसोल्यूशन ऐसे शब्दों से नोट डाउन करते हैं। तो कंपनी का वैसे तो परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर्स मरे डायरेक्टर्स मरे इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको कंपनी को बंद ही करना है, कंपनी को मारना ही है, तो ऐसे केस में आपको लॉ के द्वारा ही उसको मारने का ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं बचता है। देन कंट्रोल, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, अफेयर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल होता है, जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स संभालता है। कंपनी कौन से एसेट खरीदेगी, कंपनी कौन से कॉन्ट्रैक्ट में उतरेगी, ये सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हैं। वहीं पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, तो डायरेक्टर्स को अल्टीमेटली आपके शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं। ये भी हम देख चुके हैं कि अराउंड अराउंड अभी के लिए एग्जांपल के लिए मान लो जिसके पास 51% शेयर होल्डिंग होगी उसके पास कंपनी का कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि वही बताएगा डायरेक्टर किसको अपॉइंट करना है, और वही डायरेक्टर क्या करेगा, कंपनी को चलाने वाला है। लायबिलिटी, कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अपन पिछले लेक्चर में ही ये देख चुके हैं। क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कंपनी का लोन अलग है, मेंबर्स का लोन अलग है। मेंबर्स को बस उतना ही पैसा लाके देना है जितना उन्होंने वादा किया था। मेंबर्स ने अगर 100 रुपए का वादा किया था तो उनको बस 100 रुपए ही लाके देने हैं, उससे एक भी रुपया ज्यादा उनको लाके देने की जरूरत नहीं है। कंपनी के बाकी लोन्स के लिए उनकी लायबिलिटी नहीं है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। आज अगर 100 रुपए की फेस वैल्यू है शेयर्स की, इसका मतलब उसको हर शेयर के प्रति कंपनी को 100 रुपए देने। एक बार उसने वो 100 रुपए दे दिए, उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। आज अगर मान लीजिए फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 100 रुपए, एग्जाम्पल के लिए 1000 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर शेयर होल्डर ने 50 रुपए दे दिए हैं तो उसको बस और 50 देने, उससे ज्यादा एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। उसने अगर 100 के 100 रुपए दे दिए तो उसको अभी एक भी रुपए ऊपर का देने की जरूरत नहीं है। उसने अगर 2 रुपए दिए है तो उसको 98 रुपीज देने, लेकिन 98 रुपीज से एक भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। रिस्क बेरिंग,
सारा का सारा जो शेयर है रिस्क का, वो शेयर होल्डर्स सब मिलके उठाते हैं। सोल प्रोपराइटर में एक अकेला उठा रहा था, यहाँ पे अगर धंधा फेल होता है तो सब शेयर होल्डर्स का पैसा डूबने वाला है, उनको ही उनका पैसा लिक्विडेशन के टाइम पे नहीं मिलेगा। आज जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, जिसके बदले कंपनी ने उनको क्या दिए है, शेयर्स दिए हैं, ये जो कैपिटल दिया गया है, ये शेयर होल्डर्स को वापस कैसे मिल सकता है? वापस तो तभी मिलेगा जब कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है। कंपनी क्या हो रही है, बंद। कैपिटल के बदले में पैसा वापस बंद होने के टाइम पे ही मिलता है। कंपनी प्रॉफिट्स बांट सकती है डिविडेंड के नेम पे, लेकिन जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है वो तभी मिलता है जब कंपनी बंद होती है। कंपनी जब तक बंद नहीं होगी तब तक आपको आपके शेयर्स का इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं मिलता है। आपको कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसमें से डिविडेंड का हिस्सा जरूर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल मैं अगर देता हूं, बैंक आज अगर आपको लोन देती है, क्या देती है, लोन, तो आप प्रिंसिपल का अमाउंट भी पे करते हो, प्लस आप बैंक को इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करते हो। सही बात है क्या? इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है, बैंक के लिए प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। वही पे प्रिंसिपल तो उसने दिया हुआ ही पैसा है जो उसको वापस मिलने वाला था। 1 लाख रुपए का लोन दिया है एट द रेट 10% पर एनम, तो ये जो पर एनम का 10% का इंटरेस्ट रेट आ रहा है 10,000 रुपए, ये तो बैंक के लिए प्रॉफिट है। बट ये जो 1 लाख है ये तो प्रिंसिपल है, ये तो उसको वापस मिलना ही था, उसी ने दिया हुआ पैसा था। कंपनी के केस में हालांकि ऐसा नहीं होता है। कंपनी के केस में आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो शेयर्स में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी वो आपको वापस तब तक नहीं देगी जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कंपनी बंद होने के बाद भी आपको पैसा दे पाएगी। आपने जो कैपिटल डाला है वो आपको डायरेक्टली मिलेगा वाइंडिंग अप के टाइम पे। कब मिलेगा? वाइंडिंग अप के टाइम पे। वहीं पे कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो आपको जो मिल सकता है वो है डिविडेंड। यहाँ पे आप इंटरेस्ट से कंपेयर कर सकते हो, और आप यहाँ पे कैपिटल को प्रिंसिपल से कंपेयर कर सकते हो। प्रिंसिपल सिर्फ तब मिलेगा जब कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, और वो भी तभी मिलेगा जब कंपनी के पास पैसा देने की औकात है। अगर औकात नहीं होगी तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर कंपनी के पास का पैसा खत्म हो गया है तो आपका प्रिंसिपल का अमाउंट डूब जाएगा। वहीं पे इंटरेस्ट क्या है, कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट को तुम लोगों के बीच में साल में 1 बार बांट सकती है, 2 बार बांट सकती है, उसको कहते हैं डिविडेंड। अब ये डिविडेंड बांटना भी कंपलसरी नहीं होता, ये आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये डिविडेंड बांटना भी वैसे कंपलसरी नहीं होता है। तो सारे शेयर होल्डर्स की रिस्क कैसी है, मिलके है, क्योंकि कंपनी डूब गई तो ऐसे केस में उनका वापस पैसा यानी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आएगा जब कंपनी बंद होने वाली होगी। बढ़िया। नाउ मेरिट्स क्या क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने के क्या क्या फायदे हैं? मोर और लेस वही रिपीटेड फायदे हैं। एक तो क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है। आपकी लायबिलिटी बस अनपेड शेयर के अमाउंट तक ही है। फेस वैल्यू का जो भी अनपेड पोर्शन होगा उतने तक ही आपकी लायबिलिटी है। 100 रुपए का शेयर है, 50 रुपए भर दिए तो 50 रुपए तक तुम्हारी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, उससे एक भी रुपए ज्यादा देने की जरूरत नहीं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आप आपके शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स है, कंपनी के लिए वो दोस्तों की तरह है। दोस्त आ सकते हैं, मर सकते हैं, जा सकते हैं, कंपनी नए दोस्त बना लेगी, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को बेच के भी निकल सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने 100 रुपए का शेयर खरीद लिया, लायबिलिटी खत्म हो गई, वो आगे किसी और को बेच देगा, भाई तू आज से इस कंपनी का ओनर, मैं चला बन के हवा, मुझे अब इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी अलाउड है। तो आप आपका इंटरेस्ट यानी आपके आपके जो शेयर्स है वो इजीली क्या कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दो केसेस आते हैं, लेकिन आप अभी के लिए तो मान लो क्या है, आप आपका शेयर इजीली किसी और को बेच के निकल सकते हो। फिर आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी मरने वाली नहीं है, शेयर होल्डर्स मर गए, शेयर होल्डर्स ने बेच दिया, डायरेक्टर्स मर गए, डायरेक्टर्स छोड़ के चले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी का सक्सेशन भी कैसा है, परपेचुअल। एक्सपेंशन स्कोप, देखो सोल प्रोपराइटर के पास लिमिटेड कैपिटल है, लेकिन कंपनी के पास कैपिटल की कमी नहीं है। बहुत सारे शेयर होल्डर्स अगर एक साथ आ जाते हैं तो कंपनी के पास बहुत बड़ा कैपिटल आ सकता है और वो बड़ा धंधा कर सकता है। आज आप जितने भी बड़े धंधे आपके साइड को देखते हो, आप नजर घुमा के देखते हो, वो सारे कंपनी के स्वरूप में होते हैं, क्योंकि कंपनी में बहुत सारा पैसा ला के धंधा शुरू करने की पॉसिबिलिटी होती है, बाकी धंधों में वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। देन प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको अकेले को सारा धंधा करना है, लेकिन कंपनी के केस में ओनर्स अलग है और मैनेजर्स कौन है, अलग है। तो आप एक्सपर्ट मैनेजर्स को भी अपॉइंट कर सकते हो जो कंपनी को क्या करेंगे, चलाएंगे। आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप एक्सपर्ट लोगों को हायर करके मैनेजमेंट भी दे सकते हो। जैसे आपने कंपनी खोल ली लेकिन आपको कुछ नहीं आता है, आपके पास कैपिटल था, कंपनी खोल दो, लेकिन आप मुझे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर दो
जिसको उस धंधे का बहुत नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल आपने टीचिंग का बिजनेस खोल दिया, अभी टीचिंग बिजनेस में यूनिक एकेडमी के सभी लोगों को काफी अच्छा नॉलेज है, तो आपको नहीं है लेकिन हमें है, तो आप हमें डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर दो, हम उस धंधे को मैनेज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास उसका एक्सपर्ट स्किल है। ये भी करने का कंपनी में प्रोविजन मिलता है। तो मैनेजमेंट क्या हो जाती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का भी आपको यहाँ पे एक स्कोप एज सच मिल जाता है। देन लिमिटेशंस क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्सिटी। अभी इतने सारे बेनिफिट्स अगर हम आपको दे रहे हैं तो फॉर्मेशन मुश्किल होगा, क्लोजर भी मुश्किल होगा। आप कंपनी को इतने आसानी से नहीं बना सकते। सोल प्रोप्राइटरशिप आज मन कर रहा है जाओ बना लो, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं है ना भाई। कंपनी के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी है, लोन से फ्रॉड करने का रिस्क है, पैसा ले लिया, किसी डायरेक्टर ने कंपनी से पैसा ले लिया, चुरा के भाग गया, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, शेयर होल्डर ने लोन उठा लिया, पैसा चुरा के भाग गया, तो यहाँ पे फ्रॉड का रिस्क है, बैंक्स को रिस्क है, पब्लिक को रिस्क है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है कंपनी के अंदर। तो ऐसे केस में फॉर्म करने हम इतनी आसानी से नहीं देंगे आपको, ये सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट हम इतने आसानी से नहीं देंगे। फॉर्म करना इजी है और फॉर्म करने से बंद करना तो और भी मुश्किल होता है, दोनों चीजें मुश्किल है। फॉर्म तो एक बार के लिए आप कर लेते हो, लेकिन बंद करना कंपनी को उससे भी मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत बड़ा सा लोन उठा लिया और सिंस कंपनी तो कुछ पर्सन है नहीं, उसको मैनेज करने वाले लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फ्रॉड करके पैसा चुरा लिया, अभी वो कह रहे हैं कि कंपनी अलग है, कंपनी का लोन अलग है, तुम कंपनी से पैसा वसूल करो, नहीं चले, नहीं चले, क्योंकि डायरेक्टर ने क्या कर रखा है, फ्रॉड कर रखा है। तो ऐसे केस में अगर कंपनी बंद हो गई तो बैंक का पैसा डूब जाएगा। बैंक में किसका पैसा है, हम लोगों का ही तो पैसा है, जनता जनार्दन का पैसा है। ऐसे केस में कंपनी बनाना तो आसान है लेकिन बंद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर जनता का पैसा डूब गया तो लोग तो पागल हो जाएंगे। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि क्या ये कोई कंपनी नुकसान तो नहीं कर रही, इस कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, किसी ने फ्रॉड किया होगा तो उसको सजा देनी पड़ेगी, उससे पैसा वसूल करना पड़ेगा, फिर जब वो पैसा वसूल हो जाएगा तब वो वापस बैंक को देना पड़ेगा, फिर सब कुछ खत्म होने के बाद ही कंपनी को बंद कर पाओगे, उसके पहले कंपनी को बंद नहीं कर पाओगे। तो कंपनी को बनाना भी मुश्किल है और कंपनी को बंद करना भी मुश्किल है। देन आते हैं डिसीजन मेकिंग में डिले। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में इमीडिएट डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब मिलकर डिसीजन लेने वाला है, तो आपको सबकी सहमति लगेगी, सबको पूछना पड़ेगा फिर ही डिसीजन ले पाओगे। एक अकेला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन नहीं ले सकता, मैनेजमेंट में 10 लोग हैं तो 10 लोगों को पूछना पड़ेगा, 10 लोग अग्री करेंगे फिर ही डिसीजन होगा, क्योंकि वो 10 लोग दूसरे का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 10 लोगों को अपॉइंट ही क्यों किया है हमने, कि तुम 10 लोग सब लोग सोच समझ के डिसीजन लेना, सब लोग अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, तो एक ही व्यक्ति हमें चाहिए होता मैनेज करने के लिए, तो मैं तो सोल प्रोप्राइटर खुद ही मैनेज कर लेता धंधे को, मुझे 10 अलग एक्सपर्ट्स चाहिए, तो एक डिसीजन लेने के लिए 10 दिमाग लगेगा, तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, डिले जरूर हो जाता है। देन इम्पर्सनल एनवायरनमेंट, इम्पर्सनल मतलब क्या, सिंस ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेट है तो डायरेक्टर्स को कंपनी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, डायरेक्टर्स को सैलरी मिल रही होती है, तो कंपनी प्रॉफिट बनाए या ना बनाए उनको कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ओनर्स को बहुत चुभता है। जैसे तुम्हारा खुद का धंधा होगा तो तुम्हें बहुत चुभेगा, मुझे इस धंधे में प्रॉफिट कमाना है, इस धंधे को बड़ा करना है, लेकिन डायरेक्टर्स को क्या है, डायरेक्टर्स को फिक्स सैलरी मिल रही है, आप एक एम्प्लॉय हो, फिक्स सैलरी मिल रही है, तो धंधा चले ना चले उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप की वजह से एक क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स के मन में कंपनी के प्रति एक फैमिली वाली भावना ही नहीं होती है, शेयर होल्डर्स को लेकिन वो अपनी फैमिली रखती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये एक दिक्कत दे सकता है। ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए यूजुअली शेयर होल्डर्स में से ही कोई तो डायरेक्टर्स बन जाना चाहिए, तो वो क्या होता है, उसको फीलिंग होता है कि ये मेरी ही कंपनी है, मेरा ही पैसा लगा है, तो वो उस पैसे का सही इस्तेमाल करता है और कंपनी को बड़ा करने में मदद करता है। सारे के सारे बाहर के होंगे तो उनको कंपनी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होगा कंपनी के सक्सेस के अंदर। देन लैक ऑफ सीक्रेसी, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको दुनिया जहां को बताने की जरूरत नहीं है आपने कितना पैसा कमाया है या फिर आपने कितना लोन ले रखा है, लेकिन कंपनी के केस में बताना पड़ेगा। कंपनी के केस में आपको सारी की सारी चीजें पब्लिक एट लार्ज को बतानी पड़ती है, गवर्नमेंट को बतानी पड़ती है। जब मैं कह रहा था ना आपको गवर्नमेंट के पास जाना है फॉर्म करने के लिए, तो आपको गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी होती है जिसका नाम होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इसी को हम गवर्नमेंट कहते हैं। ये एक ऑफिस है जो आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके देता है, इसका ही दूसरा नाम है आरओसी। क्या है आरओसी? आप जब कंपनी बनाने के लिए आरओसी के पास जाते हो तो वो आरओसी कंपनी बना के देती है। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको बताने की जरूरत नहीं है आपने कितना लोन लिया, कितना प्रॉफिट कमाया, आपके धंधे के ओनर्स कौन, किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप आपके पास रख सकते हो। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं चलता। कंपनी के केस में आपको दुनिया जहां को बताना पड़ेगा कि हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, कितने लोन ले रखे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है ना भाई।
बैंक से लोन लोगे तो भी पब्लिक का पैसा लगा है, शेयर होल्डर्स से पैसा लोगे तो भी वो भी पब्लिक का पैसा है। तो दुनिया जहान को बताना ही पड़ेगा तुम्हारे पास क्या चल रहा है। अभी दुनिया जहान को अगर तुम सब कुछ बता दोगे तो सीक्रेसी कहाँ से मेंटेन रहे? तो इस धंधे में सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती है। आपकी जो कंपनी होती है उसको आरओसी को बताना होता है कि हमने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लोन्स लिए इस साल में, और आरओसी जो होती है वो पब्लिक एट लार्ज को बता देती है, बैंक्स को बताएगी, शेयर होल्डर्स को बताएगी, और शेयर होल्डर्स फिर वो देख के समझ सकते हैं कि उनका पैसा कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है, कैसे सब कुछ चल रहा। तो इसके अंदर सीक्रेसी के लिए कोई भी जगह नहीं। देन आते हैं एडिशनल लिमिटेशंस, न्यूमरस रेगुलेशंस। अभी देखो, आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते हो तो बनाते वक्त भी लॉ नहीं था, बंद करते वक्त भी ऐसा कोई लॉ नहीं था, पार्टनरशिप भी बनाना आसान था। लेकिन कंपनी अगर आपने बना ली तो कंपनीज एक्ट के अंदर लगभग 470 सेक्शन आते हैं। कितने सेक्शन आते हैं? 470 सेक्शन आते हैं कंपनीज एक्ट। आपको इन सारे सेक्शंस के साथ यानी इस लॉ के साथ क्या करना पड़ता है? कंप्लाई करना पड़ता है। तो इट इज वेरी बर्डनसम कि आपको उन सारे सेक्शन से कंप्लाई करना है। बंद भी कैसे करना है वो बताएगा, शुरू भी कैसे करना है वो बताएगा, आपको कंपनी चलाए कैसे रखनी है, मेंटेन कैसे रखनी है वो भी ये बताएगा। और कहीं पे भी तुमने अगर इसको कंप्लाई नहीं किया यानी लॉ को फॉलो नहीं किया तो तुमको लगती है पेनल्टी जो लगाती है गवर्नमेंट। इसीलिए बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है, बहुत ज्यादा बर्डन है, जिसकी वजह से कंपनी को चलाना मुश्किल हो जाता। देन आता है ऑग्लीगैरिक मैनेजमेंट। देखो, थेरोटिकली तो डेमोक्रेटिक है यानी शेयर होल्डर्स जैसा बोलेंगे वैसे ही कंपनी चलेगी, लेकिन इन रियलिटी ऐसा हो जाता है कि शेयर होल्डर्स की कोई सुनता ही नहीं है, डायरेक्टर्स अपने मन की ही कर लेते हैं। अभी देखो, बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस है, रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी के 49% शेयर्स है और पब्लिक के पास 51% शेयर्स है। तो ऐसे केस में सिंस मुकेश अंबानी के पास बहुत बड़ा चंक है, मुकेश अंबानी किसको डायरेक्टर अपॉइंट करना है, कंपनी में इन्फ्लुएंस लेकर आ सकता है और कंपनी को अच्छे से मैनेज कर सकता है। इसीलिए मुकेश अंबानी खुद क्या है, इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, क्योंकि उसके पास सारा का सारा क्या है, कंट्रोल है कंपनी का। वहीं पे आज अगर आप देखते हो तो आईटीसी नाम की एक कंपनी आती है, इसके अंदर किसी के पास भी शेयर्स की होल्डिंग नहीं है। सब लोग कितने होल्ड करते हैं? 2%, 1%। अपन जैसे लोग शायद इस कंपनी में 0.001% शेयर्स होल्ड करते हैं। तो कोई भी बड़ा शेयर होल्डर इस कंपनी के अंदर है क्या? नहीं है। तो ऐसे केस में इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या है, उनको कोई प्रेशर नहीं है, उनको किसी को आंसरेबल नहीं है। ये सारे के सारे लोग, हजारों करोड़ लोग एक साथ कभी नहीं आने वाले। अरे भाई, दो लोग मिलके क्या खाना है डिसाइड नहीं कर पाते, तो ये हजारों करोड़ लोग आके कहां से डिसाइड करेगी कि कोई इंसान सही काम कर रहा है गलत काम कर रहा है? तो डायरेक्टर्स को टेंशन ही नहीं रहता। डायरेक्टर्स को जैसे कंपनी चलानी है वो चलाते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को लगता है वो सही चला रहे, किसी ना किसी को लगता है वो बुरा चला रहे। तो इसकी वजह से बड़े बड़े कंपनीज में ये प्रॉब्लम आता है कि थेरोटिकली लगने के लिए कंपनी शेयर होल्डर्स चला रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर्स के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और वो कई बार शेयर होल्डर्स का हित इग्नोर करके पर्सनल प्रॉफिट देखने लगते हैं, क्योंकि दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। हजारों करोड़ों लोग हैं, वो एक साथ आएंगे, जवाब मांगेंगे तभी तो वो आंसरेबल है, लेकिन हजारों करोड़ लोग कभी एक साथ आते ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है कंपनी के अंदर, कि कंपनी के अंदर अगर कोई बड़ा शेयर होल्डर है तो चलो अकाउंटेबिलिटी है, आंसरेबिलिटी है, आपको बताना पड़ेगा कंपनी अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। लेकिन सब छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होंगे तो कहां से क्या अकाउंटेबिलिटी आएगी? कुछ नहीं आएगा, कुछ घंटा नहीं होगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। डायरेक्टर्स की पावर्स, डायरेक्टर जैसे चाहे वैसे कंपनी को चला सकते हैं। आज रिलायंस अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी तो मुकेश अंबानी सवाल पूछेगा डायरेक्टर से, क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी? खुद भी डायरेक्टर है, लेकिन मान लो अगर वो डायरेक्टर नहीं होते तो 49% ही हैज द मेजॉरिटी स्टेक, तो वो डायरेक्ट जाके क्या पूछ सकता है, क्यों अच्छे से नहीं चल रही है? तो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तुझे निकाल के दूसरे को लगाता हूं। मुकेश अंबानी को लग रहा है बात खत्म हो गई। यहाँ पे बाकी केस में ये पॉसिबल नहीं होता। देन इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है। शेयर होल्डर्स को चाहिए कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो, लेकिन डायरेक्टर्स को सैलरी मिल रही है तो डायरेक्टर्स को घंटा लेना देना नहीं होता। डायरेक्टर बोलते जैसी कंपनी चल रही है चलने दो, लॉस हो प्रॉफिट हो मेरे तो हाथ में सैलरी आने ही आने वाली। एम्प्लॉयज को सैलरी चाहिए, वहीं पे शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? ज्यादा डिविडेंड चाहिए, ज्यादा कंपनी बड़े होके चाहिए। बाकी सारे पॉइंट्स को कट कर सकते हो, मेन तो यही दो पॉइंट्स हैं कि एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी चाहिए और डायरेक्टर्स को क्या चाहिए? डायरेक्टर्स को कोई लेना देना नहीं है। आपके शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन वहीं पे आपके कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, जो एम्प्लॉइज है, उनको बस उनकी सैलरी से लेना देना है, उनको कंपनी के बेनिफिट में कोई भी हित में इंटरेस्ट नहीं। ये सारे कुछ कंपनी के लिमिटेशंस बन जाते हैं। बढ़िया। अभी देखो अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ कंपनी। कितने टाइप्स की कंपनी होती है? एक मिनट देना बस मुझे। हाँ, अभी हमें पढ़ने हैं
दो टाइप्स ऑफ कंपनी, मुझे जस्ट एक से पानी पीने दो। नाउ वी आर लर्निंग टाइप्स ऑफ कंपनी। आपके सिलेबस में आपको दो ही कंपनीज दिए गए, एक दी गई है प्राइवेट कंपनी और एक दी गई है पब्लिक कंपनी। ऐसी कंपनी पब्लिक कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कुछ प्राइवेट लोग यानी जो एक दूसरे के बहुत करीब है, ट्रस्टेड लोग हैं, ये आके इस कंपनी को बनाते हैं। कैसे लोग? ट्रस्टेड लोग आके इस कंपनी को बनाते हैं। जनता जनार्दन पब्लिक एट लार्ज इसके शेयर होल्डर्स नहीं बनते। इसके अंदर मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 200 ही लोग होते हैं। कहीं ना कहीं पे फैमिली क्लोज दोस्त आके इस कंपनी को बनाते हैं। रैंडमली कोई भी व्यक्ति इस कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है क्या? आंसर इज नो। आपको अगर शेयर होल्डर बनना है तो इन लोगों की कंसेंट लेनी पड़ेगी, क्या मैं इस कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता हूँ, क्या मैं इस कंपनी में ओनर बन सकता हूँ। ऐसे ही रैंडमली कोई भी व्यक्ति इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर नहीं बन सकता। वहीं पे पब्लिक कंपनी जो होती है ना, वो जनता जनार्दन एट लार्ज की होती है। इसके अंदर जनता में इंडिया के अंदर 140 करोड़ में से कोई भी शेयर होल्डर बन सकता है। 140 करोड़ के लोग भी शेयर होल्डर बन सकते हैं। 10 भी बन सकते हैं, 20 भी बन सकते हैं, 70 भी बन सकते हैं। कितने भी लोग जिनको भी पब्लिक एट लार्ज को इस कंपनी के शेयर्स खरीदने, वो खरीद सकता है। यहाँ पे पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड मेंबर्स रख सकते हो। अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 7 होने चाहिए, यहाँ पे मिनिमम 2 और मिनिमम मैक्सिमम 200 होने चाहिए। ये आता है फर्स्ट डिस्टिंग्विशमेंट, कितने मेंबर्स होने चाहिए। अभी देखो तुम खुद मुझे सोच के बताओ कि शेयर्स के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन कहां पे होगा, यानी कौन सी कंपनी कहेगी नहीं नहीं उसको शेयर्स मत बेचना। ऑब्वियस सी बात है सर, प्राइवेट कंपनी कहेगी कि शेयर्स बेचने पे क्या होने चाहिए? रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। क्योंकि ये पास वाले लोगों ने जो एक दूसरे के बहुत करीब है, उन लोगों ने कंपनी बनाई है। आज रैंडमली कोई दूसरा पब्लिक का मेंबर आके इस कंपनी में ओनर बन गया या शेयर होल्डर बन गया, ये बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगने वाला है। मेरी एक प्राइवेट कंपनी है जिसके अंदर मैं और मेरी बीवी ने शेयर कंपनी बनाई है, मिनिमम 2 ही चाहिए ना। तो मैं और मेरी बीवी ने मिलकर इस कंपनी को क्या बनाया है, ये हमारी प्राइवेट कंपनी है। आज आज मेरी बीवी उसका शेयर बेच के मेरी एक्स के नाम करना चाहती है, चलेगा क्या? अरे नहीं चलेगा भाई, हमने ये विश्वास से बनाई है। इस कंपनी में बाहर वाला व्यक्ति ऐसे ही नहीं आ सकता जब तक मेरी कंसेंट ना हो। इसीलिए इस कंपनी में क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ट्रांसफर ऑन शेयर्स पे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे। वहीं पे जब एक पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी में हजारों लोग शेयर होल्डर होते हैं, हजारों करोड़ों लाखों शेयर होल्डर होते हैं। जैसे रिलायंस के कुछ 17-18 लाख लोग शेयर होल्डर्स हैं। तो ऐसे केस में मेरी एक्स भी होगी, मैं भी हूंगा, गर्लफ्रेंड भी होगी, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड भी होगा, बेस्टी भी होगा, सब लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर है। भाई जिसको जिसको बेचना है जाओ, जो करना है करो, हमें कोई लेना देना नहीं। तुम तुम्हारा देख सकते हो, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं। तो यहाँ पे शेयर्स कैसे होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाते हैं। देन लास्ट चीज, लास्ट के कुछ कुछ पॉइंट्स बचे इसकी डिफरेंशिएशन के अंदर। आपकी प्राइवेट कंपनी को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स लगेंगे। तो हमने कहा है कि इस कंपनी को मैनेज करने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, यानी 2 लोग तो मिनिमम कंपनी को मैनेज करने के लिए होने ही होने चाहिए। वहीं पे पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। 3 तो रखो, ताकि पब्लिक कंपनी बड़ी कंपनी है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़े ज्यादा लोग चाहिए। तो हमने क्या कह दिया, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स यहाँ पे होने चाहिए। वहीं पे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2। बढ़िया है, ये था मिनिमम डायरेक्टर्स का। अब एक बात, लास्ट पॉइंट बचता है इसके अंदर का, वो है प्राइवेट कंपनी ये कहती है कि आप कभी भी पब्लिक एट लार्ज को शेयर्स नहीं दे सकते हो। प्रोहिबिशन करती है, क्या करती है? प्रोहिबिट करती है, प्रोहिबिट्स टू इनवाइट पब्लिक टू परचेस शेयर। देखो रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में अंतर है। रिस्ट्रिक्शन मतलब आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, फिर आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मेरी कंसेंट ले ली मेरी बीवी ने, तो वो एक्स को शेयर्स बेच सकती है। यहाँ पे कंसेंट ले ली तो बेच सकती है। प्रोहिबिट्स का मतलब है अलाउड ही नहीं। प्रोहिबिट्स का मतलब क्या है? अलाउड ही नहीं। अभी एक प्राइवेट कंपनी ने भी पब्लिक एट लार्ज को शेयर्स दे दिए, तो वो प्राइवेट और पब्लिक में अंतर ही क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने क्या कहा है, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को शेयर्स नहीं बेचेगी। प्राइवेट लोगों में ही उनके शेयर्स रहेंगे और प्राइवेट लोग एक दूसरे को बेच सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी तू कभी भी जाके पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करेगी, नहीं तो तू पूरा पर्पस ही डिफीट कर देगी। समझ में आ रहा है? वही पे ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक कंपनी तो पब्लिक को ही शेयर्स इशू करेगी, उसके बिना उसके शेयर होल्डर्स आएंगे ही नहीं।
तो यहाँ पे ये जो शेयर्स इशू करती है वो पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये कुछ इन दोनों कंपनीज के बीच का अंतर है। आज सबसे पहले देखते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। देखो क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्ट्स मेंबर्स टू ट्राई टू ट्रांसफर शेयर्स। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे वहीं पे पब्लिक कंपनी के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन होगा क्या? नहीं होगा। मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 लोग होंगे, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज। आपके प्राइवेट कंपनीज की जो 200 की लिमिट है उसके अंदर कोई एम्प्लॉयज है तो उनको काउंट करने की जरूरत नहीं है। कोई एम्प्लॉय आपका शेयर होल्डर भी है तो ये मैक्सिमम 200 की लिमिट में उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज को एनकरेज करने के लिए कि उनको लगे कि अरे हम भी ओनर है तो वो ज्यादा मेहनत करें, इसीलिए हम उनको कई बार शेयर्स दे देते हैं कि भाई तू भी हमारे फैमिली का हिस्सा है, आजा आजा, तू भी हमारे फैमिली का हिस्सा है, तेरे साथ भी तुझे भी कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा, तू भी जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा करके हम क्या करते हैं, उसको प्यार लाड से शेयर्स दे देते हैं। अब ये जो एम्प्लॉय कंपनी का शेयर होल्डर बना है इसको 200 की लिमिट में कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है, चाहे वो आज एम्प्लॉय है या कल एम्प्लॉय था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने उसको लाड़ प्यार में शेयर दिया है, वो कोई एक्चुअल शेयर होल्डर बनाने में हमको इंटरेस्ट नहीं था। रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, बंद करायला लागेल त्यानंतर। तो ये एक पॉइंट आता है। देन प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक एट लार्ज को शेयर इशू करेगी क्या? नहीं करने वाली है। बढ़िया है। देन प्राइवेट कंपनी के अंदर एक बहुत प्यारा पॉइंट आता है, प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे लिखा जाता है फॉर एग्जांपल एचके प्राइवेट लिमिटेड, वहीं पे पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिखा जाएगा एचके लिमिटेड। यहाँ पे प्राइवेट इस शब्द को हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी जो शेयर्स के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, जो प्रोहिबिट नहीं करती है पब्लिक एट लार्ज को शेयर्स इशू करने के लिए। इसके नाम के आगे क्या लगेगा, इसके नाम के आगे लिमिटेड ये शब्द यूज किया जाएगा। मिनिमम 7 होंगे, मैक्सिमम मेंबर्स पे कोई भी लिमिट नहीं है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है सब्सिडरी वाला, वो आप काट सकते हो। उसके लिए आपको सब्सिडरी क्या होती है ये पता होना चाहिए, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो आप उसको काट सकते हो। देन प्रिविलेजेस टू प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनी को क्या क्या प्रिविलेजेस है या क्या क्या एडवांटेजेस है? फॉर्मेशन के लिए 2 ही लोगों की जरूरत है, वहीं पे पब्लिक कंपनी को 7 लोगों की जरूरत है। नो प्रोस्पेक्टस इश्यूएंस इज नीडेड एज पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नॉट इनवाइटेड। जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट पब्लिक से पैसा मंगाती है तो जैसे शादी के टाइम पे वेडिंग का कार्ड दिया जाता है कि वेडिंग इनविटेशन कार्ड दिया जाता है, वैसे ही जब पब्लिक कंपनी को पब्लिक से पैसा इशू करना होता है तो वो इनविटेशन कार्ड की तरह एक प्रोस्पेक्टस देती है। जैसे शादी में क्या होता है, वेडिंग इनविटेशन होता है, वैसे ही पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा मांगने के लिए प्रोस्पेक्टस देती है। ये प्राइवेट कंपनी को इशू करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पब्लिक से पैसा ले ही नहीं सकती। ये क्या फुद्दू पॉइंट, ये कठड़ा पॉइंट, ठीक है। देन ये तो आप कट कर सकते हो। शेयर मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे ना पब्लिक कंपनी को है ना प्राइवेट कंपनी को है, तो आप दोनों कंपनीज 1 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। तो ये पॉइंट अभी काम का नहीं है, पहले हुआ करता था। पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो 2 लाख रुपए चाहिए, प्राइवेट कंपनी चाहिए तो 50,000 में हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम पे ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप कैसे भी दोनों कंपनीज को स्टार्ट कर सकते हो, तो ये कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे लिखा क्या लिखा है, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स लगते हैं, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक के लिए 3 लगते हैं। बढ़िया है। देन इंडेक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत पॉइंट है, आप ये भी इसको कट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, आपकी सिलेबस में गलत लिखा है। चाहे आप पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, आपको आपके मेंबर्स कौन है इसका रजिस्टर मेंटेन करना ही पड़ता है, कि आज मेरा मेंबर कौन है, कल मेरा मेंबर कौन होगा, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। तो आज मेरे मेंबर्स कौन है, कल मेरे मेंबर्स कौन थे, किसको किसने शेयर्स बेचे हैं, ये आपको मेंटेन करना ही पड़ता है, चाहे आप पब्लिक हो या प्राइवेट हो। तो ये भी पॉइंट गलत है टेक्निकली, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज आउटडेटेड, इसको आप कट कर सकते हो। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, इंडेक्स वाला आप पॉइंट कट कर सकते हो, क्योंकि ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अब दोनों कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी है। यहाँ पे डिफरेंस देखो, मिनिमम 7, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं, मिनिमम 2, 200, डायरेक्टर्स 3, 2, ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक एट लार्ज से पैसा मंगा सकती है, ये पब्लिक एट लार्ज से पैसा मंगा नहीं सकती है। दिस इज इट, यहाँ पे आपका ये डिफरेंशिएशन होता है कंप्लीट। फिर मिलते हैं
आपके साथ ऐसे ही अगले सेशन में, जिसके अंदर अभी अपन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डिस्कस करेंगे और फिर इस लेसन के कुछ एंडिंग वाले छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। चलो फिर लोग इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूँ, आपके साथ मुलाकात करता हूँ ऐसी अगले से प्यारे सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।